हेलो गाइस, वेलकम में चल गाइस। यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं आईसीआर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरा फोकस करने वाले हैं भूगोल पे यानी कि ज्योग्राफी पे। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करा दिए थे। अभी यहाँ पे कुछ चैप्टर बाकी थे आपके 10th क्लास एनसीईआरटी के, आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उनको जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आएंगे। तो समय कम है, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने करा दिए हैं और रेगुलर आते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो फुल लेंथ का रहेगा वो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो गाइस, भूगोल पढ़ने में मज़ा आती है, तो लोग बने रहिएगा आप सब लोग इसके साथ। तो देखिए, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुप्रियर झील। सुप्रियर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। कहा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो सरदार सरोवर बांध है ना, वह किस नदी पर बनाया गया है। तो बहुत ही आसान इसका राइट आंसर है, वो है आपका नर्मदा नदी। याद रखेंगे, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थापित है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। जो कहते हैं खारे पानी की झील जो सबसे गहरी है वह कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका मृत सागर। याद रखेंगे, मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर खारा पानी इसमें पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी से यहाँ पर भारत में सिंचाई करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। टोटल जो पूरे अगर विश्व की बात करें तो जितना भी यहाँ पे जल उपलब्ध है उसमें पीने लायक मात्र 2.5% है। ठीक है, 2.5% ही पीने लायक है, बाकी सब खारा पानी है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो इसमें कहा गया कि भारत में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। ठीक है, प्रयुक्त जल का सबसे बड़ा समानुपात जो है किस क्षेत्र में है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंचाई के लिए। भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। अब मीठे जल की जो सबसे ऊंची झील है ना, वह कौन सी हो जाएगी। इसको इंग्लिश में फ्रेश वाटर कहा जाता है। ये टीटीकाका झील है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पड़ती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 10 कहता है कि महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो महानदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है उसका नाम क्या है, वह है हीराकुंड परियोजना। याद रखेंगे, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, ये है महानदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नहर होगा ये बेसिकली। प्रश्न क्वेश्चन अगला देखिए। तो कहा गया है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। अभी तो हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो बाढ़ नियंत्रण है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो कौन सी है। तो वह है कोसी। कोसी क्यों है, क्योंकि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसकी योजना बनाई गई थी कि इसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात कर लें तो यह आपका स्थित रहेगा कहाँ, गुजरात में। याद रखें, गुजरात में स्थित है आपका सरदार सरोवर बांध। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। अब महासागरों में कितना जल है, टोटल अगर बात कर लेते हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पर 96.5% जो जल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है। तो महानदी पर जो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है वो है आपकी हीराकुंड परियोजना। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए दोस्तों। तो कहा गया कि प्रति वर्ष जल उत्पादकता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये एक डाटा चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये पुराना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 133वां स्थान है यहाँ पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की अगर बात कर लेते हैं तो।
ठीक है। लेटेस्ट डाटा अगर किसी को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, यानी कंपलसरी है कि वहां पर आप वर्षा का जल है जो जरूर बचाएंगे अपने घर के ऊपर जो है वहाँ संग्रह बना करके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु में इसको कंपलसरी करा गया था। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है, तो अभी तो हमने बताया कि तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहा गया कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तालाब का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, वह जगह कौन सी है, वह है दक्षिणी। बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, और भी जितने भी यहाँ पर साउथ में हैं जैसे केरला वगैरह, तो वहाँ पर तालाब का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। ठीक है, तालाब का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अगले प्रश्न रहेंगे ये रहेंगे आपके कृषि एक चैप्टर है उसके, तो चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है, वह है कपास के लिए। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की बात करें तो। अब ये आपके आईसीआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, मूंगफली का उत्पादक जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे देख लिया अगला प्रश्न, तो कहता है कि कौन सी इसमें से रोपड़ फसल है। रोपड़ का फसल का मतलब क्या होता है, जिसको रोपा जाता है। पहले एक जगह बीज बोए जाते हैं, उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो उसको उठाकर दूसरी जगह यहाँ पे रोपित कर दिया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर चाय। चाय की फसल को ऐसे ही उगाया जाता है, याद रखेंगे। और चाय के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह भी है कि पानी रुकना भी नहीं चाहिए उनके खेत में, इसीलिए ढलान वाली जगहों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे रहेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले नंबर पे है गन्ना उत्पादन में, हर साल ये रहता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कौन सी जायद की फसल है। अब जायद रबी और खरीफ की फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो याद रखेंगे। इसमें जो जायद की फसल है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तरबूज। इनको देखिए याद कैसे करना है। बेसिकली जितने भी आपके जो होते हैं, ठीक है, खाद्यान्न जिसमें पानी वाले होते हैं, जैसे तरबूज, इसमें पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और ककड़ी, खीरा, ये सब के सब जो जायद की फसल होती हैं, इस तरीके से जायद की फसलों को आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे करी जाती है, वह करी जाती है केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा फेमस है रबड़ की खेती। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो विश्व में जो प्रथम स्थान है, कौन सी फसल भारत के द्वारा उगाई जाती है, तो वह इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तिलहन। ठीक है, तिलहन है। तिलहन सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है पूरे विश्व की बात करें। बाकी यहाँ पे अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो उसमें चाइना हो जाएगा, और मक्का में शायद यहाँ पे कनाडा होगा या फिर उत्तरी अमेरिका होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो बेसिकली जो भारत की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो रहेगा आपका कृषि। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फसल उत्पादन की बात करें तो भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है, तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रथम स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान है पूरी फसल उत्पादन के मामले में। प्रश्न संख्या अगला है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के खेती के लिए उपयुक्त होती है। ग्रीष्मकालीन की जो पर्याप्त जो वर्षा होती है किसके लिए होती है, वो होती है धान के लिए। देखिए धान जो होती है वो सबसे ज़्यादा पानी मांगती है ये फसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो उगाया जाता है केरला में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम यानी कि सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो होता है गेहूँ, याद रखेंगे। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है पंजाब में। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब हमने बताया था कि अभी रबी की फसल जो ठंडियों में थी, वो खरीफ की फसल बेसिकली यहाँ पर गर्मियों में होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
चावल हो जाएगा। चावल बेसिकली इसका प्रोडक्ट होता है धान का, ठीक है। तो धान की खेती सबसे ज़्यादा जो जो खरीफ की फसल होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से कौन सा राज्य का प्रमुख उत्पादक है चाय का, ठीक है। तो चाय उत्पादन में कौन सा है, सभी को पता होगा, आपका जो आसाम है ना, ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। आसाम इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर चावल उत्पादन में बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा जो चावल उत्पादन है वो इस समय है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा की बात कर लेते हैं तो इसको कॉफ़ी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो कॉफ़ी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो किस अगर देश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगर अपने राज्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है वह भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। चलिए अगले प्रश्न ले लेते हैं, जो रहेगा आपका विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों से अब ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया में सबसे पुराना है। तो एशिया में जो रेलवे वर्कशॉप है आपका जमालपुर। जमालपुर जो है वो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप में गिना जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखें, तो भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत का उस नगर का नाम क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत की। प्रश्न संख्या अगला है, तो कहता है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सिलाई मशीन, ठीक है। सिलाई मशीन जो है ये आपका उपभोक्ता उद्योग है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि बेंगलुरु किस राज्य में। तो बहुत ही आसान है, तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहा गया कि वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सार्वजनिक इस्पात कारखाना स्थित है, ठीक है। सार्वजनिक इस्पात कारखाना किस रेल मार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मुंबई हावड़ा वाया, ठीक है, रायपुर। तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर ये जो है सार्वजनिक आपका इस्पात कारखाना स्थित है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले में कहता है कि जो आपका सलेम है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सलेम या फिर सेलम ये किस राज्य में है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि भारत सूती वस्त्रों का निर्यात करता है, अब किसके साथ करता है। देखिए सूती वस्त्रों के लिए आपका सबसे बड़ा एक तो उद्योग अपना सूती वस्त्र का ही है अपने भारत में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इस सभी जगह पे यहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। अगर आप ब्रिटेन के समय जो भारत था उस समय आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर अपने यहाँ प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। जो एल्युमिनियम उद्योग है उसका कच्चा माल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि ये बॉक्साइट हो जाए, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, क्योंकि ये इसका ओर होता है, अयस्क होता है। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पर सीमेंट बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल कौन सा है। तो सीमेंट बनाने के जो काम में आता है उस कच्चा माल कौन, चूना पत्थर और सिलिका, ठीक है। चूना पत्थर और सिलिका दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है, ठीक है। भद्रावती जो है वहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित है। तो वो हो जाएगा आपका लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो भद्रावती में स्थापित है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से कौन सा एक संयुक्त उद्योग है। संयुक्त उद्योग का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर मिलकर लगाया जाता है। मान लीजिए कई कंपनियाँ मिलकर लगाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त उद्योग श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलेंगे। अब जो जूट उद्योग है इसके सबसे ज़्यादा कारखाने कहाँ पर आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे हुगली, ठीक है। हुगली के तट पर मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको कारखाने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा कि चीन का शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा था। अभी ये माफ़ कीजिए कौन है, चीन नहीं है। तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखिए, तो बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा चीनी के मिलें स्थापित हैं वो कहाँ पर हैं, वो है आपका सिवान चंपारण में, ठीक है। सिवान चंपारण हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा कि वायु को दूषित करने वाली गैस कौन सी है। तो बेसिकली जो वायु को दूषित करने वाली गैस है वो कौन सी हो जाएगी,
वो आपकी हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वायु को प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पे खुला था। तो तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना है ना, वो सबसे पहले कहाँ खुला था, वो खुला था घाटशिला में। याद रखेंगे कहाँ पे, घाटशिला में इसको खोला गया था। प्रश्न संख्या अगला है कि निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में भारत का जो सर्वप्रथम लौह इस्पात था वो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर कौन सा इनमें से उद्योग आधारित नहीं है, तो बहुत ही आसान है, तो क्या हो जाएगा, सीमेंट। सीमेंट का कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है कौन सा, सीमेंट। सीमेंट जो है चूना पत्थर से ही बनाई जाती है, तो याद रखेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस जो अगला चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसका नाम है यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें से चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कौन दर्शाएगा, सिंपल सी बात है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ठीक है, पत्तन का मतलब जो है बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऐसा बंदरगाह है जिसकी हमने बात करी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगले में अगर बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो दूरस्थ स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं उनका नाम है सिलचर और पोरबंदर। यानी कि सिलचर और पोरबंदर के बीच में यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि नैरो गेज रेलवे लाइन में पाई जाती है। ठीक है, नैरो गेज जो रेलवे लाइन है इसका मतलब क्या होता है, जिन रेलवे लाइनों के बीच की दूरी सिर्फ 1 मीटर होती है, ठीक है, उनको नैरो गेज कहा जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये अभी भी चलती हैं दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी के पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नैरो गेज की लाइनें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, निर्यात और आयात के जो कुल मूल्य के बीच का अंतर है उसको जो कहा जाता है बेसिकली वो होता है यहाँ पर आपका भुगतान शेष। ठीक है, भुगतान शेष जो होता है वो निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित, ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 शहरों को जोड़ता है जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय मतलब बंदरगाह है। तो प्राकृतिक है वो कौन सा है, देखिए बाकी यहाँ पे जो 3 है उसमें कृत्रिम दिए हुए हैं, एक प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा कोच्चि और तूतीकोरिन, ये दोनों के दोनों आपके जो हैं ये प्राकृतिक हैं, और जो लास्ट वाला है ये आपका कृत्रिम है, विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है वनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हानि जो है और देरी को घटाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा वो सुगम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेल परिवहन। रेल परिवहन क्या होता है कि ये आपको एक तो देरी से बचाता है और उसमें हानि भी नहीं होती ज़्यादा, और बहुत ही सस्ता भी है। ठीक है, बाकी के मुकाबले। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है हानियों तथा देरी को घटाता है। फिर से रिपीट हो गया है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन सी संख्या जो संस्था है वो करती है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन सी संस्था करती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, NHI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही से रख रखाव करती है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जो राज्य नहीं जुड़ा है वो इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों जो राज्य हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजयपुर विजयरा, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है, क्या भैया डबल डबल टाइप कर दिया क्या इन लोगों ने।
तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो आपका हो जाएगा राजमार्ग। राजमार्ग जो होते हैं उनकी परिभाषा यही होती है बेसिकली कि वे जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजधानी को। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका कि जो आपका जो जल मार्ग संख्या 1 है। ठीक है, सबसे पहला जो जल मार्ग बना हुआ था वह किन दो शहरों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कानपुर और हल्दिया। ठीक, कानपुर और हल्दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहला जो नेशनल वाटरवे जिसको NW से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकम गहराई का पत्तन और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पर कि भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है। टोटल अगर समुद्र तट की बात करते हैं जो भारत की रहेगी वह कितना हो जाएगा, वो रहेगा यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर जो है ये आपकी टोटल तटीय क्षेत्र है जो भारत के पास है। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ, ये तो फिर से रिपीट हो रहे हैं यार। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला है कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है। तो इनमें से राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है, एक तो आपका जल संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मरुस्थली मृदा है वह किस राज्य में पाई जाती है। जो मरुस्थली है तो सिंपल सा है, वो राजस्थान में होगा कि राजस्थान में ही थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लौह अयस्क है ये किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का है, तो यह आप सभी को पता है कि नॉन रिन्यूएबल होगा, यानी कि अनवीनीकरण होगा। ठीक है, ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ये आपका है किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। सतत पोषणी विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ब्रुंटलैंड कमीशन। ठीक है, ब्रुंटलैंड कमीशन इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। अब जो ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, तो सभी को पता है ये एक पुनः पूर्ति योग है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा एक बार यहाँ पे पानी ऊपर उठा, आपने ऊर्जा उससे बना ली, फिर यहाँ पे वो नीचे आ गया, उसके बाद फिर से उठेगा। ठीक है, फिर आप उससे ऊर्जा बना सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार थे। 2001 की बात कर रहे हैं, हमको इसको लेना देना है नहीं। प्रश्न संख्या अगला है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों की बात किया जाता है तो उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरीज में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब इनमें से देखिए एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है यहाँ पर नगर। ठीक है, बाकी वन, नदियाँ, खनिज, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो रहेगा यहाँ पर आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहा गया कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ठीक है, तो यह किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो गाइस आप देखिए तो कहता है कि मृदा अपरदन का कारण क्या होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन का जो कारण है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक तो नदियों में बाढ़ आना, इससे मृदा अपरदन होता है। वनोन्मूलन यानी कि पौधों को नष्ट करना भी, वो भी एक मृदा अपरदन कारण है। और फिर है कृषि के गलत तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मृदा अपरदन के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, तो ये सभी को पता है, ये आपका नवीनीकरण हो गया यानी कि रिन्यूएबल है। ठीक है, ये रिन्यू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भारत में लेटराइट मृदा कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा। लेटराइट मृदा की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है एक तो आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्रों में बहुत ही बड़ी पैमाने पर लेटराइट मृदा की मात्रा होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है, कौन से प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडार यहाँ पर सीमित है, तो वह कौन सा हो जाएगा, खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है,
तो वो हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, कपास की खेती का होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे प्रश्न आपको करा दिए, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ यहाँ पे चैप्टर और बचे हुए हैं तो उनको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड आ रहे थे तो मैंने उनको छोड़ दिया है, तो ये मत समझिएगा सीधे 2 के बाद 4 पे कैसे आ गए आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो थैंक यू सो मच।